नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर आज अपने एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। अपने टॉपिक का नाम है कक्षीय वेग। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षीय वेग के बारे में। कक्षीय वेग, देखो आपका जो नया सिलेबस है उसके अंदर कक्षीय वेग जो है वो टॉपिक नहीं है, पर लास्ट में जाकर के आपके एक टॉपिक आता है जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर अपने कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध व्युत्पन्न करेंगे। तो वो संबंध व्युत्पन्न करने के लिए आपके पास में कम से कम कक्षीय वेग का होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा अपने एक और टॉपिक पढ़ेंगे इसी के साथ में, जिसके अंदर अपने क्या करने वाले हैं, जो आपके पास में उपग्रह होते हैं उनके लिए जो टी होता है उस टी का मान अपने ज्ञात करने वाले हैं। जो आवर्तकाल टी होता है उसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने ज्ञात कर लेते हैं कक्षीय वेग। तो कक्षीय वेग देखिए अपने किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपने पृथ्वी जो है उस पृथ्वी के लिए कक्षीय वेग का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए, मान लिया कि हमारे पास में क्या है, ये क्या है, पृथ्वी है। ये अपने पास में पृथ्वी है और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है, और जो त्रिज्या है वो कितनी है पृथ्वी की, कैपिटल R है। और पृथ्वी से स्मॉल r ऊंचाई पर क्या है, कोई एक स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है। ये क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इसका वेग कितना होना चाहिए कि ना तो ये पृथ्वी के अपनी कक्षा को छोड़ करके पृथ्वी के अंदर आकर के गिरना चाहिए और ना ही अपनी कक्षा को छोड़ करके ये बाहर जाना चाहिए। तो जिस वेग की इसे जरूरत होगी, जिस वेग से ये क्या कर सके, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा सके, वो इसका वेग क्या कहलाएगा, कक्षीय वेग कहलाएगा। या उपग्रह जो होता है उसका अपनी खुद की कक्षा के अंदर जो वेग होता है वो क्या कहलाता है, कक्षीय वेग कहलाता है। ये स्मॉल r है। स्मॉल r किसके बराबर है, स्मॉल r आपका बराबर है कैपिटल R प्लस H के। किसके बराबर है, कैपिटल R प्लस H के बराबर है। अब देखिए, अगर ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो ये इस स्पर्श रेखा के अनुदिश कहाँ चला जाना चाहिए थे, कहाँ चला जाना चाहिए था, बाहर चला जाना चाहिए था। यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे और उसके अनुदिश ये इसको छोड़ करके बाहर चला जाना चाहिए था। परंतु एक बल ऐसा होता है जो इसे हमेशा क्या करता है, हमेशा इसे केंद्र के ओर खींचता रहता है। ठीक है, वो बल कौन सा होता है, वो बल होता है अभिकेंद्रीय बल। और यहाँ अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करेगा, तो यहाँ स्मॉल m द्रव्यमान का कण जो है इसके लिए पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या करेगा, इसे अभिकेंद्रीय बल जो है वो प्रदान करेगा। तो आपका जो ग्रह है, उपग्रह जो है, उस उपग्रह को चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, तो वो किया जाएगा जो आपके पास में गुरुत्वाकर्षण बल है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। तो आपका जो अभिकेंद्रीय बल है, उपग्रह के लिए जो अभिकेंद्रीय बल है वो किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा गुरुत्वाकर्षण बल के। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर है, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। अभिकेंद्रीय बल का अगर अपने फॉर्मूला लिखें तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, mv²/r होता है। यहाँ v की जगह मैं रख देता हूँ v0। ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग जो है अपने v0 से दर्शाते हैं। तो mv²/r गुरुत्वाकर्षण बल का मान मैंने आपको बताया था कि दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनके मध्य जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r है, तो इनके मध्य दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यहाँ से अगर अपने देखें तो स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो जाता है और स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ एक r बच गया। तो v² किसके बराबर बचा है, gm/r के बराबर बचा है। और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, v0 जो है इसका मान ज्ञात कर सकते हो। तो कक्षीय वेग का मान आपके पास में कितना आ जाता है, कक्षीय वेग का मान आपके पास में आ जाता है v0 = √gm/r। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, कक्षीय वेग का मान है। आगे अपने बात करें, जो आपका ग्रह और उपग्रह है उन दोनों के मध्य अगर दूरी जो है स्मॉल r, उसका मान हम लोग रख देते हैं। तो उसका मान रखने के बाद में देखिए आपके पास में ये टोटल कितना बचता है। यदि स्मॉल r जो है इसका ये मान हम लोग यहाँ रख देते हैं, तब आपके पास में v0 कितना बचता है, v0 आपके पास में बचता है √gm/r प्लस h। कितना बनता है, √gm/r
एच। ठीक है, ये V0 का मान है। अब देखिए, आप लोग जानते हो कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है। स्मॉल जी इक्वल होता है Gm/r स्क्वायर के, यानी Gr स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है Gm के। यहाँ से अगर Gm का मान रखा जाए इस समीकरण में तो V0 क्या बनता है, देखिए इसमें V0 बनता है √Gr स्क्वायर अपॉन r प्लस h। तो यहाँ से V0 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है r और √G अपॉन r प्लस h के। ये V0 का फॉर्मूला जो है हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे अपने इसमें क्या कर सकते हैं। अगर अपने ये मान करके चले कि आपके पास में जो ग्रह है, जो उपग्रह है, वो उपग्रह क्या कर रहा है, पृथ्वी सतह से बहुत कम ऊंचाई पर है। अगर उपग्रह जो आपका है, ये जो उपग्रह स्मॉल m है, उपग्रह जो है, ध्यान रखना कक्षीय वेग उपग्रह का ही होगा। ठीक है, ये ग्रह तो फिर दूसरे किसी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, फिर ये खुद उपग्रह बन जाएगा। तो कक्षीय उपग्रह के लिए सोल्व करते हैं अपने। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर ये उपग्रह क्या हो, पृथ्वी की सतह के बहुत निकट स्थित हो, जैसे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, अगर इसके आसपास ये स्थित हो तो उस समय ये आपका H क्या होता है, R की तुलना में काफ़ी अलग होता है। H क्या होता है, R की तुलना में काफ़ी अलग होता है। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें आप लोग जो R प्लस H है, ये जो R प्लस H है, इसे लगभग कितना मान सकते हो, कैपिटल R के बराबर मान सकते हो। ठीक है, H को अगर अपने क्या माने, बिल्कुल अल्प माने, नगण्य मान करके चले, तो उस कंडीशन के अंदर R प्लस H जो है वो लगभग किसके बराबर आ जाता है, R प्लस H लगभग बराबर आ जाता है कैपिटल R के। यानी हमारे पास में R प्लस H जो है वो लगभग किसके बराबर है, तो वो लगभग कैपिटल R के बराबर है। अगर ऐसा है तो ये मान फिर हम इस समीकरण में पुट कर देते हैं, जिससे आपके पास में क्या बनेगा, देखिए यहीं पर लिख देता हूँ, चलो आगे लिख देता हूँ। ये बनेगा V0 इक्वल R और √G अपॉन R। ठीक है, तो ये मान आपके पास में बनता है। और अगर आप लोग इसे इससे काटते हो तो आपके पास में V0 कितना बनता है, √GR बनता है। कितना बनता है, √GR बनता है। ये आपके पास में किसका फॉर्मूला है, ये आपके पास में कक्षीय वेग का फॉर्मूला है। ठीक है, जो आपके पास में उपग्रह है उसके कक्षीय वेग का सूत्र क्या प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है V0 इक्वल √GR। ये कक्षीय वेग का हमारे पास में फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं अपने इसके अंदर, और अगर इसे यहाँ से सोल्व किया जाए, V0 का मान ज्ञात किया जाए, तो V0 का मान जो कक्षा के नज़दीक होते हैं पृथ्वी के बिल्कुल, उसके लिए मान कितना प्राप्त होता है, उसके लिए प्राप्त होता है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। V0 का मान लगभग कितना प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कक्षीय वेग का मान जो है हमें प्राप्त होता है। पृथ्वी की जो सतह है उसके निकट स्थित जो उपग्रह होते हैं उनके लिए मान कितना प्राप्त होता है, तो उनके लिए ये मान प्राप्त होता है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कैसे निकाला, इसके लिए आप लोग यहाँ G और R का मान जो है वो रख सकते हो। याद रखोगे आप लोग कि पृथ्वी की त्रिज्या हम लोग कितने लेते हैं, 6400 किलोमीटर लेते हैं। इसे 6.4 × 10⁶ मीटर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और G का मान कितना रखते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं। ठीक है, और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इसे लगभग कितना लिख सकते हैं, तो लगभग हम लोग इसे 10 किलोमीटर पर सेकेंड के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास में कक्षीय वेग का सूत्र है, V0 इक्वल √GR। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसी में एक नया टॉपिक सोल्व करते हैं जिसका नाम है उपग्रह का परिक्रमण काल। ठीक है, अगर उपग्रह का परिक्रमण काल हमें ज्ञात करना हो तब कैसे करेंगे। देखिए आगे, उपग्रह का परिक्रमण काल।
अगर आपको उपग्रह के परिक्रमण काल का मान ज्ञात करना हो तब आप लोग किस प्रकार से ज्ञात करोगे। तो अपना टॉपिक है सेकंड, उपग्रह का परिक्रमण काल। कक्षीय वेग के बाद आता है उपग्रह का परिक्रमण काल, यानी उपग्रह जो चक्कर लगा रहा है वो कितने समय के अंदर एक चक्कर पूरा कर जाएगा, उसका मान अगर अपने को ज्ञात करना हो परिक्रमण काल का, तो उस परिक्रमण काल का मान देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अपने मान लेते हैं कि जो उपग्रह चक्कर लगा रहा है वो कौन सी, जिस कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है उसकी दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। स्मॉल आर दूरी या स्मॉल आर त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। दूसरा अपने मान लेते हैं कि कक्षीय वेग कितना है इसका, v0 है। तो यहाँ से t का सूत्र क्या बनता है, t इक्वल 2π r/v0 बनता है। कितना बनता है, तो ये सूत्र बनता है t इक्वल 2π r/v0, ठीक है। और v0 का मान अपने थोड़ी देर पहले ही ज्ञात किया था। v0 हमारे पास में कितना आया था, v0 हमारे पास में आया था √gm/r, और स्मॉल r बराबर था अपना कैपिटल R प्लस h के। अगर ये मान यहाँ पर रख दिया जाता है तब देखिए आपके पास में क्या बनेगा। तो एक तो अपने यहाँ से पहले मैं इसकी स्क्वायर कर लेता हूँ, स्क्वायर करने के बाद में मान रखते हैं ताकि ये रूट वगैरह यहाँ से हट जाए, और इसे मैं थोड़ा और अगर एडजस्ट करूँ तब ये बनता है v0 इक्वल √gm/r प्लस h। कितना बनता है, v0 इक्वल √gm/r प्लस h बनता है। और अगर इसकी स्क्वायर की जाए तब बनता है v0 स्क्वायर इक्वल gm/r प्लस h, ये बनता है, ठीक है। इस साइड बढ़ते हैं अपने और t की स्क्वायर कर लेते हैं। तो t स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 4π स्क्वायर, 2 की स्क्वायर की फॉर्मूला और पाई की पाई स्क्वायर बनता है, और यहाँ r स्क्वायर और v0 की पावर 2 बनता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं t स्क्वायर 4π स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। और 1/v स्क्वायर आपके पास में मान है, तो ये क्या बनने वाला है आपके पास में, ये बनने वाला है r प्लस h/gm। और अगर अपने इस r का भी मान रख दिया जाता है यहाँ पर स्मॉल r इक्वल r प्लस h, तब आपके पास में t स्क्वायर बन जाता है 4π और r प्लस h की क्यूब अपॉन में gm। ये जो आपके पास में फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है, ठीक है। ये क्या बना है, 4π स्क्वायर, 4π की स्क्वायर भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर भी थी, तो 4π स्क्वायर और r प्लस h इसकी क्यूब अपॉन gm। तो ये सूत्र जो आपके लिए यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। और इस सूत्र के अंदर आप लोग देख सकते हो कि ये जो आपके पास में इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन के अंदर आप लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते थे। देखिए कैसे लिख सकते थे कि आपके पास में जो t स्क्वायर था, t स्क्वायर ये किसके बराबर था, 4π स्क्वायर, और r प्लस h जो है ये इसके बराबर है और gm के बराबर। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अभी ये सोचो कि पहले अपने r का मान रखा है फिर अपने r प्लस h का मान रखा है, ऐसा नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। t स्क्वायर किसके बराबर है, 4π स्क्वायर gm और r क्यूब के बराबर है। तो यहाँ से आपका t स्क्वायर जो है वो किसके समानुपाती है, r की पावर 3 के समानुपाती है। और ऐसा हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था केपलर के नियम में। जो केपलर के नियम थे उन केपलर के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था। और केपलर के भी कौन से नियम में हम लोगों ने इसे पढ़ा था, तो केपलर के तीसरे नियम में हम लोगों ने इस प्रकार की इक्वेशन पढ़ी है कि जो टी स्क्वायर होता है वो r की पावर 3 के क्या होता है, समानुपाती होता है। r की पावर 3 या तो आप लोग औसत त्रिज्या लेते हो या अर्ध दीर्घ अक्ष जो हमारे पास में होता है वो अर्ध दीर्घ अक्ष जो है वो काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से आपके पास में ये फॉर्मूले जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ आपके पास में क्या बना है, यहाँ बना है टी स्क्वायर इक्वल 4π स्क्वायर r प्लस h की क्यूब अपॉन gm, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने इसके अंदर, और जो आपके पास में ये t का मान है इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास में टी स्क्वायर का मान आया हुआ है, इसे अपने क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसे टी लिखते हैं। तब आपके पास में ये क्या बन जाता है, तब ये आपके पास में बन जाता है 2π। क्या बन जाएगा, 2π। और अंडरूट के अंदर जो राशि है वो क्या बनेगी आपके पास में, वो बनेगी r प्लस h और इसकी क्यूब अपॉन में कितना gm,
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस राशि को लिख सकते हैं। इस तरीके से अपने इस राशि को लिख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसे थोड़ा और सोल्व अगर किया जाए यहाँ से, तो आप लोग जानते हो कि पृथ्वी सतह के लिए स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है। ये संबंध होता है स्मॉल जी इक्वल कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से आपके पास में जो जी एम है, उस जी एम का मान देखिए कितना है, वो जी एम आपके पास में है जी आर स्क्वायर। कितना है, जी एम इक्वल जी आर स्क्वायर है। ये जी एम का मान आपके पास में, इस जी एम की जगह आप लोग क्या कर सकते हो, इस मान को रख सकते हो। अगर आप लोग इसे रखते हो तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 2 पाई अंडर आर प्लस एच इसकी क्यूब और जी आर स्क्वायर, ये बन जाता है। और इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो टी इक्वल 2 पाई और आर की पावर 3 को अगर मैं ऊपर कॉमन लेता हूँ तो आर की, देखो यहाँ से तो सिर्फ आर ही कॉमन लेंगे, पर आर की क्यूब होने के कारण बाहर कॉमन आएगा आर की पावर 3, तो ये बना 1 प्लस एच बटा आर। और इसकी क्या लगा रखी है, अपने क्यूब लगा रखी है अपॉन में जी आर स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये कैंसिल करोगे तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, आर बचेगा। और आपके पास में टी का मान कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी और 1 प्लस एच बटा आर और इसकी क्यूब। ठीक है, ये आपके पास में बच जाएगा। आगे देखिए, अगर अपने बात करते हैं पृथ्वी के जो सतह है उससे निकट स्थित उपग्रह के लिए अगर बात की जाए, यानी जो आपका उपग्रह है वो कहाँ स्थित है, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित है, तो उसमें अपने ये मान जो है वो क्या आएगा। देखिए, अगर पृथ्वी के निकट स्थित है तब h क्या होगा, r की तुलना में काफ़ी छोटा होगा, यानी आप लोग इसे क्या मान सकते हो, नगण्य मान सकते हो। अगर इसे मानते हो नगण्य तो 1 प्लस एच बटा आर जो है ये लगभग किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एच अगर छोटा है, इसमें अगर बड़े मान का भाग दिया जाएगा तो ये बिल्कुल अल्प राशि आएगी और लगभग किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। अगर ये टर्म 1 के बराबर हो जाती है तब आपके पास में टी का मान कितना बनता है, टी का मान बनता है अंडर रूट 2 पाई आर अपॉन जी। कितना बनता है, टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी बनता है। ये आपके पास में आवर्तकाल टी का सूत्र आता है। आर की जगह आप लोग पृथ्वी की त्रिज्या रख दोगे 400 किलोमीटर और जी जो है इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह 9.8 किलोमीटर पर सेकंड मान जो है वो रख सकते हो। और यहाँ से आपके पास में जो टी का मान आएगा, वो टी का मान लगभग आपके पास में कितना आएगा, तो टी का मान लगभग आपके पास में आएगा 84.6 किलोमीटर। लगभग कितना प्राप्त हो जाता है आपको, 84.6 मिनट प्राप्त हो जाता है। और किसके लिए, जो लगभग 100 किलोमीटर ऊंचाई पर जो 100 किलोमीटर ऊंचाई पर जो आपके पास में लगभग क्या कर रहे हैं, उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उनके लिए लगभग कितना प्राप्त हो जाता है, 84.5 या आप 85 मिनट मान सकते हो कि लगभग कितना प्राप्त होता है, 85 मिनट प्राप्त होता है आवर्तकाल। किनके लिए, जो लगभग पृथ्वी की ऊंचाई से 100 किलोमीटर दूरी पर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे उपग्रहों के लिए आपके पास में टी का मान कितना प्राप्त होता है, टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके बाद में आपका नया टॉपिक शुरू होता है। देखिए, एक इसी के अंदर टॉपिक आता है जो अपनी कक्षा में गतिशील उपग्रह है उसकी ऊर्जा का मान किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा, देखिए आपका जितना चैप्टर बचा है उसके अंदर एक तो जो भारहीनता टॉपिक है और एक जो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ ऊर्जा वाला, ये दोनों टॉपिक भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और अगर इन 2-3 टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस का पार्ट है इस साल। पर ये जो कक्षीय वेग और अपने परिक्रमण काल की है, इनकी तो अपनी जरूरत पड़ेगी जब आगे अपने उनको सॉल्व करेंगे। तो एक टॉपिक मैं यहाँ से आपको करवा देता हूँ, कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा। ठीक है, तो उपग्रह की कुल ऊर्जा और बंधन ऊर्जा जो होती है उसका मान हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, उपग्रह की कुल ऊर्जा तथा बंधन ऊर्जा, उपग्रह की कुल ऊर्जा तथा बंधन ऊर्जा। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है,
फिर भी आपको पता होना चाहिए कि उपग्रह जो होती है उसकी कुल ऊर्जा और बंधन ऊर्जा का मान हम लोग किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो उपग्रह की कुल ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है, तो उपग्रह की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के जोड़ के बराबर होती है। जो उपग्रह होता है उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तब देखिए आपके पास में ई का मान क्या प्राप्त होता है। ई का मान, एक तो आपके पास में कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो यहाँ से आप लोग क्या लिखोगे, 1/2 mv², v की जगह लिखेंगे v0 और प्लस u आएगा, और u का मान हम लोग लिखते हैं -gmm/r। ठीक है, ये मान यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया है। और v0 का अगर बात करें तो √gm/r, ये मान थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने ज्ञात किया था कि v0 आपका किसके बराबर होता है, √gm/r के बराबर होता है। एक अन्य सूत्र भी हम लोगों ने पढ़ा है √gr, तो वो भी आप लोग याद रखोगे इसका। ये v0 है तो इसकी अगर स्क्वायर कर दें तो क्या बनता है, gm/r बनता है। इसे यहाँ रख देते हैं तो e देखिए कितना बनेगा, 1/2 m और v0² बनता है gm/r, और माइनस का कितना, gmm/r। ठीक है, e का मान अगर अपने क्या करें, ज्ञात करें तो पहले इसे थोड़ा एडजस्ट करके लिखते हैं, 1/2 gmm/r और माइनस का gmm/r, ये बनता है। ये देखिए ये तो प्लस का आधा है और ये माइनस वाला कंप्लीट 1 है, तब आधे एक में से आधे को अगर घटा देंगे तो आपके पास में आधा बचता है, और यहाँ माइनस वाला 1 का है इसलिए ये किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, 1/2 gmm/r। ये आपके पास में किसका मान है, ये आपके पास में जो उपग्रह होता है उस उपग्रह के लिए कुल ऊर्जा का मान होता है। ठीक है, तो उपग्रह के लिए कुल ऊर्जा का मान कितना है, ई है, और किसके बराबर है, माइनस के 1/2 gmm/r के बराबर है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, उपग्रह जो होता है वो उस उपग्रह के लिए कुल ऊर्जा का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये कौन सी ऊर्जा है, उपग्रह की कुल ऊर्जा है। दूसरा, ये माइनस चिन्ह भी आप लोग यहाँ पर लगा हुआ देख सकते हो। ये माइनस चिन्ह किसको बता रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो माइनस चिन्ह हम लोगों ने लगा रखा है ये बता रहा है कि ये जो उपग्रह आपके पास में है, ये उपग्रह ये ग्रह के साथ में बंधा हुआ है। ये उपग्रह जो है वो ग्रह के साथ में बंधा हुआ है। किसके द्वारा बंधा हुआ है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधा हुआ है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ये क्या है, ग्रह के साथ में बंधा हुआ है। अगर अपने क्या करें, इसे यहाँ से अलग करें, यानी अगर आप लोग क्या चाहते हो कि ये उपग्रह जो है ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ दे, तब आपको बाहर से क्या करनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। और वह ऊर्जा जिसके द्वारा आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी उपग्रह को ग्रह से अलग कर सकते हो, वो ऊर्जा क्या कहलाती है, तो वो ऊर्जा कहलाती है उसके लिए बंधन ऊर्जा। ठीक है, उपग्रह की बंधन ऊर्जा, यानी वह ऊर्जा जिसे अगर आप लोग क्या कर देते हो, उपग्रह को दे देते हो, तब वो उपग्रह क्या होगा, उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से मुक्त हो जाएगा, यानी वहाँ से वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसे अपने क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। और बंधन ऊर्जा का मान जो आपके पास में होता है EB, बाइंडिंग एनर्जी EB, ये किसके बराबर होता है, तो ये इसी मान के बराबर होता है, बस माइनस की जगह अपने क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा आपको यहाँ से देनी पड़ेगी। ठीक है, 1/2 gmm/r, अपने प्लस का ऐसे लिखते हैं। और क्यों लिखते हैं, क्योंकि इतनी ऊर्जा जो है वो आपको बाहर से देनी पड़ेगी। इतनी ऊर्जा देने के बाद में आपका उपग्रह जो है वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से मुक्त होगा। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से मुक्त करने के लिए EB का जो मान आपके पास में आता है वो कितना आता है, वो आता है प्लस का 1/2 gmm/r। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 1/2 gmm/r फॉर्मूला है इसका। एक छोटा सा टॉपिक इसमें पहले कर लेते हैं, हालांकि आपके एक तो भूस्थायी उपग्रह सिलेबस का पार्ट है, वो बाकी है टॉपिक, और बारिंता आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, पर एक लास्ट टॉपिक है, पहले वो करवा देता हूँ, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए आपके लास्ट एक टॉपिक दे रखा है इसमें, और
ध्यान रखना, इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, एक टॉपिक इसमें और बाकी रह जाता है जिसके अंदर कृत्रिम उपग्रह हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका वो टॉपिक है कक्षीय वेग तथा पलायन वेग में संबंध। कक्षीय वेग तथा पलायन वेग में संबंध, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर है, कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध। तो आपको पता लग गया होगा कि कक्षीय वेग और पलायन वेग जो है ये आपके सिलेबस के अंदर है, इनमें संबंध, और पलायन वेग भी आपके सिलेबस का पार्ट है। पर कक्षीय वेग सिलेबस में नहीं है, परंतु आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको कक्षीय वेग पता होगा तब आप लोग क्या कर पाओगे, इन दोनों में संबंध जो है उत्पन्न कर पाओगे। तो देखिए अपने पास में कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं कक्षीय वेग की, और फिर अपनी बात कर लेते हैं पलायन वेग की। कक्षीय वेग का मान हम लोगों ने ज्ञात किया था √gm/r, ठीक है। और जो आपके पास में पलायन वेग था उसका मान आया था √gm/r। इस तरीके से हम लोगों ने उन दोनों फॉर्मूले जो अपने पास में आए थे उन दोनों फॉर्मूलों के मान लिखे थे, ठीक है। और अगर पृथ्वी तल के निकट वो परिक्रमा कर रहे होते हैं, जब वो कहाँ परिक्रमा कर रहे होते हैं, पृथ्वी सतह के निकट, ये दोनों कहाँ हो, पृथ्वी सतह के निकट हो। तो पृथ्वी सतह के निकट होने पर क्या होगा, जब ये दोनों पृथ्वी सतह के निकट होते हैं तब इनका मान कितना होता है, तो इसका मान तो आपके पास में प्राप्त हो जाता है √gm/R, और इसका मान आपके पास में प्राप्त हो जाता है VE √gm/R, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास में R बराबर होता है R+H के, और पृथ्वी सतह के निकट इसे अपने क्या लेते हैं, बिल्कुल अल्प लेते हैं, तब ये लगभग किसके बराबर मान लेते हैं, अपने R के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। जब ये अल्प होता है तो लगभग क्या कर लेते हैं हम लोग, इसे बराबर मान लेते हैं किसके, R के। यानी आपके पास में जो R+H है इसका मान लगभग किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। तब आपके पास में पृथ्वी सतह के लिए ये दो मान जो है वो प्राप्त हो जाते हैं, पृथ्वी सतह के बिल्कुल निकट, V0 का और VA का। आप सभी जानते हो कि स्मॉल g और कैपिटल G में क्या रिलेशन होता है, तो इनमें रिलेशन होता है ये, यहाँ से GM किसके बराबर आ जाता है, GM बराबर आ जाता है GR² के। इन मानों को अगर यहाँ काम में लिया जाए तब आपके पास में जो कक्षीय वेग है ये कितना बनता है, तो आप लोग देख सकते हो ये बनता है GR²/R, R से R कैंसिल, एक R बचता है, तो V0 कितना प्राप्त होता है, √GR प्राप्त होता है। और यहाँ से इसे देखो VE कितना, GR²/R, इसका √R से R कैंसिल, आपके पास में VE कितना बचता है, √2GR, कितना बनता है, √2GR बनता है। अब आप लोग देख सकते हो कि एक तो आपके पास में फॉर्मूला है, या लिख देता हूँ, एक तो आपके पास में फॉर्मूला है V0 का और एक VE का। V0 का फॉर्मूला है √GR और VE का फॉर्मूला आपके पास में है √2GR। तो VE का जो आपके पास में फॉर्मूला है, क्या आप इसे लिख सकते हो, VE √2 और √GR लिख सकते हैं कि अपना VE जो है वो किसके बराबर है, तो V अपना जो है √2 × GR के बराबर है। यहाँ से अगर मान रख दें किसका, GR का, √GR का, तो ये मान कितना आता है, V0 आता है। तो VE और V0 जो है उसमें क्या संबंध होता है, इसमें संबंध होता है √2V0। VE बराबर होता है √2V0। तो आप लोग एक तो याद रखोगे VE √2V0, या अनुपात के रूप में याद रखो तो VE/V0 बराबर क्या होता है, √2 होता है, ठीक है। दोनों ही टर्म जो आप लोग याद रख सकते हो, एक ही बात इसे बस इसके नीचे स्थानांतरित किया आपने। दूसरा यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर आप लोग क्या कर देते हो, किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को, किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को आप लोग √2 गुना बढ़ा देते हो, कितना गुना बढ़ा देते हो, √2 गुना बढ़ा देते हो। कक्षीय वेग को अपने क्या कर दिया जाता है, अगर √2 गुना बढ़ा दिया जाता है तो वो वेग किसके बराबर हो जाता है उसका, तो कक्षीय वेग बराबर हो जाता है उसमें पलायन वेग के बराबर, ठीक है। यानी आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग उपग्रह जो है उसके कक्षीय वेग को बढ़ा रहे हो, कक्षीय वेग को बढ़ा रहे हो, और कितना बढ़ा रहे हो, आप लोग इसे बढ़ा रहे हो
2 गुना, अगर √2 गुना आप लोग क्या कर देते हो, किसी भी उपग्रह के कक्षीय वेग को बढ़ा देते हो, तो उससे क्या होगा, उपग्रह का कक्षीय वेग किसके बराबर हो जाएगा, पलायन वेग के बराबर हो जाएगा। पलायन वेग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और पलायन वेग के बराबर होते ही क्या होगा, उपग्रह जो है वो ग्रह की कक्षा को छोड़ देगा। ठीक है, यानी जिस भी ग्रह के चारों ओर वो चक्कर लगा रहा है उस कक्षा को वो क्या कर देगा, छोड़ देगा, और वहाँ से क्या कर जाएगा, वो पलायन कर जाएगा। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखोगे कि √2 गुना कक्षीय वेग को बढ़ाते ही उपग्रह जो है वो कक्षा, ग्रह की कक्षा को छोड़ करके पलायन कर जाएगा। तो जो एक टॉपिक इसमें आपका बचा है वो अपने नेक्स्ट वीडियो